नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस अंक में मैं आपको टीएफआर 2023 परीक्षा के प्रश्नों के हल बता रहा हूँगा। यह सभी प्रश्न स्मृति पर आधारित हैं। विद्यार्थियों की स्मृति पर आधारित इन सभी प्रश्नों के एग्जाम में ऐसे ही होने का मैं दावा नहीं करता, क्योंकि इनमें कुछ मिस भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसमें उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे बताए हैं। यह के टोटल 22 क्वेश्चन हैं। इनके सॉल्यूशंस में आपको करते हैं। पहला क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से है। v इक्वल टू पी एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स सच दैट पी जीरो इक्वल टू जीरो। यह आर एक्स का एक सब स्पेस है और हमसे क्या पूछा है, देखिए कि देयर एग्जिस्ट 3D लीनियरली इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 इन v, राइट? एंड स्टेटमेंट्स 2 कहता है देयर एग्जिस्ट 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3। चलिए, पहली बात, सेकंड स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ये क्यों ऐसा है वह देखिए। एक्स क्यूब प्लस, और सबसे पहले हमें यह पता भी होना चाहिए कि इसमें कैसे पॉलिनोमियल होंगे, क्योंकि पी जीरो इक्वल टू जीरो है। व्हाट डज इट मीन? अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल लेंगे जो पी एक्स इक्वल टू, कहिए कि वो डिग्री एन का है, डिग्री एन का पॉलिनोमियल है ए एन एक्स एन ए एन माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन डॉट 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 ए जीरो। क्योंकि पी जीरो इक्वल टू जीरो है तो ये इंप्लाई करेगा कि इसका कांस्टेंट टर्म जीरो होना चाहिए। तो इसमें वो इस टाइप के पॉलिनोमियल्स होंगे इस स्पेस में जिनका कांस्टेंट टर्म जीरो है। तो इसके मैं दो पॉलिनोमियल्स डिग्री 3 के आपको देता हूं, एक्स क्यूब प्लस एक्स एंड एक्स क्यूब। ये दोनों पॉलिनोमियल्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन सही है, लेकिन पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है वो सुनिए। इसने बोला है देयर एग्जिस्ट 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप ये ले लीजिए, मान लीजिए, चलिए एफ जी एच, अगर 3 पॉलिनोमियल्स हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है डिग्री 2 के, तो आप यह सब स्पेस लीजिए इसका v का, पी एक्स बिलोंग्स टू पी टू आर। पी टू आर आप जानते होंगे, पी टू आर मीन्स रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 एंड लेस। 2 या 2 से छोटी डिग्री के पॉलिनोमियल्स का सब स्पेस होता है ये आर एक्स का, सच दैट पी जीरो इक्वल टू जीरो। यह इसी का सब स्पेस है, ठीक है। अगर आपके पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल्स हैं डिग्री 2 के, तो वो यहां भी होंगे W में, और यहां भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन आप बता सकते हैं कि डायमेंशन W क्या होगी? डायमेंशन W क्या होगी? क्योंकि इसकी डायमेंशन P2R की 3 होती है और इसमें एक कंडीशन लगी है तो आप इसकी डायमेंशन आसानी से निकाल सकेंगे कि इसकी डायमेंशन होगी 3 माइनस 1, इट इज 2। इसकी डायमेंशन 2 है तो कोई भी 3 वेक्टर से यहाँ लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो फिर हम कैसे पाएंगे कि एफ जी एच 3 वेक्टर से इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट है? इसलिए यह गलत है, ये सही नहीं हो सकता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, लेट a belongs to M4Q with characteristic polynomial this यह बहुत आसान क्वेश्चन था। दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन एंड आई वंडर व्हाई दिस वाज आस्क्ड देयर। देखिए, x कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दी है आपको, CAX इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 1। अगर आप इसके रूट से निकालेंगे तो वो आइगन वैल्यूज होंगी एक ही। आइगन वैल्यूज ऑफ ए, आइगन वैल्यूज ऑफ ए ऑल आर डिस्टिंक्ट, वो डिस्टिंक्ट आएंगी, आप वो निकाल कर देख सकते हैं। डिस्टिंक्ट, दिस इंप्लाइज आइगन वैल्यूज सी में होंगी, क्योंकि इसके आप देखेंगे रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं। सो वी कैन से ऑल आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, तो ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी। ठीक है, और ये सी था, यहाँ पे मैंने गलती से आर लिख दिया, बच्चों ने सी बताया था मुझे, तो इसलिए ये है, इसका ट्रू और फॉल्स का है, ये ट्रू होगा आंसर। ठीक है, ये रिजल्ट आपने पढ़ा होगा, अगर सारी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होती हैं किसी फील्ड में तो उस फील्ड में मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला, कि px आपको यह पॉलिनोमियल दी गई है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा एक्स माइनस बीटा, और ये अल्फा और बीटा दोनों इंटीजर हैं। लेट r1 r2 r3 बी रूट्स ऑफ px satisfying sum of their cubes is equal to 0, number of such alpha beta h। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपने टीएफआर के लास्ट ईयर्स के पीवाईक्यूज किए होंगे तो दो जगह इसका जो आइडिया है वो दो क्वेश्चंस में यूज हुआ है पीछे। अगर आपने किए होंगे पीवाईक्यू तो शायद इसको आप एग्जाम में कर सके होंगे, अगर नहीं किया तो आप देखिए इसको करना कैसे है। सबसे पहले बात, थोड़ा सा थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपको आनी चाहिए। यह पी एक्स आपको दिया है, इसका सॉल्यूशन में लिख दूं तो पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर एल्फा एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अब हमें बताना है कि ऐसे अल्फा बीटा कितने हैं जिनके लिए उस पॉलिनोमियल के जो रूट्स आएंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह अलजेब्राइक आइडेंटिटी पता होगी, r1 क्यूब, मैं इसको r1 r2 r3 लिखने के बजाय abc लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि r1 r2 r3 ज्यादा लिखना पड़ेगा, abc लिख देता हूँ इसलिए। तो a b c इन सभी का क्यूब, ये r1 इक्वल टू ए लिख दिया मैंने, r2 इक्वल टू बी लिख दिया, r3 इक्वल टू सी लिख दिया, ठीक है। तो यह माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए। और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूं, ये मैं जानबूझकर कर रहा हूं, अभी आप समझ जाएंगे क्यों ऐसे लिख रहा हूं। ए बी प्लस बी ए माइनस प्लस सी ए, ठीक है। अंदर अलग से कोष्टक में मैंने क्यों लिखा वो देखिए। अब देखिए सम, ये रूट्स हैं इसके, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां से हम ले सकते हैं, ये होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है माइनस माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें मिल जाएगा, और ये हमें जीरो दिया हुआ है, एंड सम ऑफ रूट्स भी हमें मिल जाएगा, एंड सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम वो भी हमें इस इक्वेशन से मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं मिलेगा, इसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा आगे हम ऐसे लिखें, अगर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc सम ऑफ abc, अंदर मैं लिखूंगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स टू एंड थ्री। ओके, सो ये हो जाएगा टू यहाँ से, और ये एक पहले से है, टू टाइम्स ए बी बी ए प्लस सी ए। अब बस, अब आप सारी क्वांटिटीज हमारे पास हैं। ये क्या दिया है हमें, जीरो, ओके, एंड माइनस 3 प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स क्या है, यहाँ से देखिए माइनस प्लस माइनस, सो माइनस माइनस बीटा बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वो क्या है 1 है, तो इसलिए ये हो जाएगा 3 बीटा, ओके, माइनस 3 बीटा। एंड यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस टाइम्स ये जो कोफिशिएंट है यहाँ पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर का, तो वह 2 होगा, और अंदर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 टाइम्स sum of product of roots taken two at a time. So sum of product of roots taken two at a time, यह क्या होगा, अल्फा। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 3 अल्फा, ये आ गया मेरे पास। इसको अगर आगे सॉल्व करूँ तो यह मेरे पास आएगा 3 6 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 8, ओके। अब अगर आप देखें, यह साइड है मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 3, और ये साइड है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, सो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, राइट।
कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि अल्फा और बीटा इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये 3 का मल्टीपल अगर आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब ऐसे कोई अल्फा बीटा नहीं होंगे। सो देयर इज नो सच अल्फा बीटा, इसका आंसर है। जो सेट था अल्फा बीटा का वो एम्प्टी हो जाएगा इसलिए, ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस में। अब अगले क्वेश्चंस में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेट px be a monic polynomial over r of degree greater than and equal to 1. There exists a matrix A belongs to M and R such that its characteristic polynomial become equal to px. तो देखिए px कोई पॉलिनोमियल अगर ये है तो मैंने यहाँ कंपेनियन मैट्रिक्स से लिखी है। कंपेनियन मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है वो यह आती है, यह है आपकी कंपेनियन मैट्रिक्स। इसके बारे में आप सर्च भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं अगर आपको डिटेल से इसके बारे में जानना है, और शायद आपने इसके विषय में पढ़ा भी होगा। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आइगन वैल्यूज इसके बारे में पढ़ते हैं तो कंपेनियन मैट्रिक्स के विषय में भी आपने पढ़ा होगा। कंपेनियन मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है वो यह होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए be matrices of 2 cross 2 over Z2 and trace of A equal to trace of B and trace of A square equal to trace of B square, then eigenvalues of A and B are equal. So इसका सॉल्यूशन, सबसे पहली बात देखिए कि आप दो मैट्रिक्स ऐसे पहले लेने का प्रयास कीजिए कि जिनके ट्रेस इक्वल हो, उनके स्क्वायर्स के भी ट्रेस इक्वल हो। तो इसमें अगर आप देखें, अगर ए की आइगन वैल्यूज आप ले लें 0 0 है मान लें, और बी की आइगन वैल्यूज 1 1 है, ठीक है, तो इनका सम करेंगे तो Z2 में ये भी 0 आएगा, तो ट्रेस इक्वल होंगे। अब आप ए स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर की भी आइगन वैल्यू 0 0, इसलिए उसका भी ट्रेस 0 होगा। फिर बी स्क्वायर की आइगन वैल्यू भी 1 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो उसका भी ट्रेस 0 होगा, ठीक है। तो इस केस में आप पाएंगे कि ट्रेस इक्वल होने के बाद भी ए और बी, ए बी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर के तब भी आइगन वैल्यूज इक्वल नहीं है। लेकिन ऐसा एग्जांपल आपको लिखना होगा, ये तो एक आइडिया है कि कैसे अप्रोच करना है। तो देखें, ए इक्वल टू आप लिख लीजिए ऐसी मैट्रिक्स जिसकी आइगन वैल्यू 0 है, बी इक्वल टू आप लिख लीजिए बी इक्वल टू 1 1 1 1, यहाँ 0 लिख देता हूं मैं। अब ए स्क्वायर करेंगे आप तो पाएंगे कि ये 0 0 है, और बी स्क्वायर करेंगे तो पाएंगे कि यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। तो आप देखें, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं इन दोनों का ट्रेस भी इक्वल है, इन दोनों का ट्रेस भी इक्वल है, लेकिन इनकी आइगन वैल्यूज इक्वल नहीं है। ये 0 0 है और ये 1 1 है। और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ली जा सकती है, ठीक है। तो यह आपका फॉल्स होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, T be a linear transformation from M3R to R cube defined by TA equal to A times this vector. What is the nullity of T? देखिए इसको करने का तरीका, T is on 2, मेरा क्लेम है कि T on 2 है, लेकिन T on 2 क्यों है वो देखो, क्योंकि अगर X आपका कोई भी वेक्टर है R क्यूब का, उसको आप यहां लिख लीजिए, उसको आप यहां लिख लीजिए। तो क्या आप कोई A ढूंढ सकते हैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कि A इंटू दिस वेक्टर X हो? यस, ये ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कि हमें क्या करना हो, T कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करना हो, मैं उसको T डैश बोल देता हूं R क्यूब से R क्यूब में। यह प्रॉब्लम राइट कि हमें कोई ऐसी ए ढूंढनी है जो इस वेक्टर को इसके पास सेंड करे। तो ये ऐसे ही है जैसे कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढना हो आर क्यूब से आर क्यूब में, जो क्या करे, इस वेक्टर को इसमें सेंड करे। और आप जानते हैं ये नॉन जीरो वेक्टर है, तो नॉन जीरो वेक्टर है तो इसको और दो एलिमेंट मिलाकर आप क्या करेंगे, बेसिस बनाएंगे आर क्यूब का, और इसको किसी भी वेक्टर के पास मैप कर सकते हैं आप, किसी भी नॉन जीरो वेक्टर के पास, और इनको भी कहीं भी मैप कर सकते हैं। वो तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या करेगा, वह 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आपकी क्या करेगी, इस वेक्टर को x के पास सेंड करेगी। तो इसका मतलब यह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका डिफाइन किया गया है यह ऑन टू है। अगर यह ऑन टू है
तो आप रैंक और नलिटी थ्योरम इसमें लगाइए, रैंक टी प्लस नलिटी टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस। इसकी डायमेंशन कितनी होती है? 9। और रैंक टी कितनी होगी? क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू है तो रेंज की डायमेंशन 3, तो इसलिए नलिटी टी आपकी 6 आ जाएगी। और इसको करने का दूसरा तरीका भी है, अगर शायद आप ए को मैट्रिक्स से लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं कि इसकी कौन से वेक्टर्स के लिए ये 0 0 में जा रहा है तो फिर ए की फॉर्म निकाल सकते हैं, ऐसे भी शायद इजी पड़ सकता है आपको एलिमेंट्स लिख के कैलकुलेशंस करके। यह भी एक तरीका है जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सपोज v1 v2 w1 w2 आर नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ आर स्क्वायर, देन देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स A of GL2R such that which sends, मैट्रिक्स को मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा हूँ, इतना ध्यान रखना। तो which sends v1 to v2 and w1 to w2, इसको करने का तरीका क्या है? ये सिर्फ ये बोल रही है कि आपको क्या एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, और जो इन्वर्टिबल है वो, उसको मैं टी बोलता हूँ। और ये टी को डिफाइन कैसे करेंगे हम? टी v1 इक्वल टू ए वी वन या टी वी इक्वल टू ए वी। तो बस आपको एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढना है जो v1 को क्या करे, v2 में सेंड करे, और w1 को w2 में सेंड करे। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं देखिए। क्योंकि मान लीजिए आपका अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो v1 को v2 में सेंड कर रहा है, तो क्या वही कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन w1 को w2 में भी सेंड करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपके ये 4 वेक्टर्स कोई भी हैं, ठीक है, और आप v1 को क्या ले लीजिए, v1 को v2 में सेंड कर दिया इसने, तो अब अगर आप w1 को क्या ले लें, w1 इक्वल टू 2 टाइम्स v1 ले लें, डिपेंडेंट टू v1 ले लें। अब अगर ये डिपेंडेंट टू v1 है तो a v1 को v2 में सेंड कर रहा है, तो w1 को कहाँ सेंड करेगा? देखो, a w1 इक्वल टू a टाइम्स 2v1 इक्वल टू 2 AV1, और AV1 आपका क्या है? V2, 2V2 पे। और आप W2 को ऐसे चूज कीजिएगा कि यह 2 टाइम्स V2 के इक्वल नहीं है, तो फिर आपका कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा, कोई भी मैट्रिक्स आप क्या कहें, या मैट्रिक्स कहें या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहें, तो कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका W1 को W2 पर नहीं भेज पाएगा, वो हमेशा उसको क्या भेजेगा? 2 टाइम्स V2 पर ही भेजेगा। ठीक है, तो इसलिए यह क्वेश्चन भी फॉल्स है। अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, लेट V with the vector space of all continuous functions defined on R to R and W with the subspace of even functions। ठीक है, V W का सबस्पेस है, डिफाइन अ इनर प्रोडक्ट ऑन W बाई इनर प्रोडक्ट FG इंटीग्रेशन -1 to 1 fx gx dx, देन फाइंड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करें। W कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा? स्पेस ऑफ इवन फंक्शंस होगा। ठीक है, क्यों होगा वो मैं भी प्रूव करके आपको दिखाता हूँ। fx इक्वल टू f माइनस एक्स। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि यहां से अगर कोई भी वेक्टर लूंगा और उसका प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट लूंगा इस स्पेस के किसी भी वेक्टर से, वह 0 आना चाहिए किसी भी वेक्टर से। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने कोई ऑड फंक्शन g लिया और f कोई भी इवन फंक्शन है। ठीक है, तो इनका इनर प्रोडक्ट -1 to 1 fx gx होगा। एक ऑड है इसमें, एक इवन है, तो ये पूरा फंक्शन क्या बनेगा? आपका ऑड फंक्शन बनेगा, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो इवन फंक्शन का इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पड़ी होगी -a to a, और कोई fx फंक्शन होता है और ये ऑड फंक्शन होता है तो ये इंटीग्रल 0 होता है, तो इसलिए ये 0 आएगा। इसका मतलब है
कि मैंने ये दिखा दिया जो ऑड फंक्शंस हैं वो तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में होंगे ही होंगे, उसके अलावा कोई और नहीं होंगे। यह भी मैं आपको दिखा दूं कि मान लें कि कोई और फंक्शन है, राइट, कोई भी फंक्शन ले लें आप, ऑड फंक्शन नहीं है, वो ऑड फंक्शन नहीं है तो इवन, क्योंकि इवन होगा तो देख लीजिए, इवन होगा तो उसका साथ उसी फंक्शन के साथ, मान लीजिए कोई tx इवन फंक्शन है तो उसका इनर प्रोडक्ट आप उसी फंक्शन के साथ लेंगे, और नॉन जीरो इवन फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जीरो की तो हम बात करेंगे नहीं, तो उसका स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा। ये नॉन जीरो है तो इसका इंटीग्रल भी ग्रेटर देन जीरो आएगा। रीमान इंटीग्रल में ये आपने पढ़ा होगा। पहले तो ये 2 टाइम्स 0 to 1 हो जाएगा, और दूसरी बात tx का स्क्वायर, यह नॉन जीरो फंक्शन होगा तो इसका इंटीग्रल भी नॉन जीरो ही होगा, ठीक है। और पॉजिटिव है फंक्शन, इसलिए अगर पॉजिटिव नहीं होता तो फिर जीरो भी हो सकता था, क्योंकि स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। नॉन नेगेटिव फंक्शन का इंटीग्रल भी नॉन नेगेटिव ही होता है अगर वो एक पॉइंट पर भी नॉन जीरो हो। अब दूसरी बात, अब कोई ऐसा फंक्शन है जो ना ऑड है ना इवन है, उस टाइप के फंक्शन को कैसे करेंगे देखिए। अब कोई भी फंक्शन हो उसको एच एक्स कहिए आप, एच एक्स कहेंगे तो उसको आप एक इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के सम में लिख सकेंगे, तो उसको टी एक्स इंटू एच एक्स, सॉरी टी एक्स इंटू आर एक्स कहिए, ठीक है। अब ये ऑड फंक्शन है तो इसका सभी इवन फंक्शन के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए अगर यह ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में है। ये फंक्शन ना ही ऑड है ना ही इवन है, तो इसलिए, लेकिन टी एक्स तो यहाँ इवन फंक्शन होगा, और ये हमें पता होना चाहिए कि हम इस सी आर को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट सम ऑफ डब्ल्यू प्लस ऑड फंक्शन का स्पेस लिख सकते हैं, ठीक है। ऑड फंक्शन का स्पेस को मैं ओ बोल देता हूँ, हालांकि मैं उसको दिखाने वाला हूँ वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ही है। तो इसलिए मैंने बोला कि कोई भी फंक्शन होगा तो हम उसको एक इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, और इसी इवन फंक्शन के साथ आप क्या करेंगे, नेट प्रोडक्ट लेंगे तो ये नॉन जीरो आ जाएगा फिर से। कैसे? क्योंकि इसको आप हल करेंगे तो पहला वाला पार्ट तो हो जाएगा 0 to 1 tx का स्क्वायर dx, और दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा tx एक इवन फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन, ठीक है। ऑड फंक्शन -1 to 1, ये हो जाएगा 2 टाइम्स। ये वाला नॉन जीरो है, ये पहला वाला पार्ट, और ये वाला जीरो है। सारों के कारण मैं पहले ही बता चुका हूँ ये क्यों नॉन, क्योंकि यह ऑड फंक्शन बनेगा, tx इवन फंक्शन है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन जो ऑड फंक्शन से बाहर है उसके लिए हम इस स्पेस में एक फंक्शन ढूंढ सकते हैं जिसके साथ उसका इनर प्रोडक्ट नॉन जीरो है, तो इसलिए जो हमारा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा वो केवल ऑड फंक्शंस का सब स्पेस होगा, ठीक है। इसलिए इसका जो ऑप्शन था वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का ऑड फंक्शन का स्पेस सही था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि आर एक्स ओवर आइडियल जनरेटेड बाय दिस इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो ये क्या होगा, जो अंदर पॉलिनोमियल है ये आपकी प्राइम आइडियल होगी। अगर ये इंटीग्रल डोमेन है, आपने ये थ्योरम पढ़ा होगा कि कोई कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है आपके पास, तो R ओवर I इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ दिस I इज प्राइम आइडियल। तो ये प्राइम आइडियल होगी, इसका मतलब प्राइम आइडियल, प्राइम आइडियल। लेकिन RX आपका PID है, RX आपका PID है, तो PID में जो प्राइम आइडियल होती हैं वो इरिड्यूसिबल एलिमेंट से जनरेट होती हैं, तो दिस मींस x to the power 4 x cube 2023 is irreducible। लेकिन ये गलत है, क्यों? क्योंकि R में कोई भी 2 से बड़ी डिग्री की पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल होती है, तो इसलिए यह इंटीग्रल डोमेन नहीं है। अगर हम इंटीग्रल डोमेन मानेंगे तो ये पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल आ जाएगी, राइट, इरिड्यूसिबल आ जाएगी, जो कि होती नहीं है, तो इसलिए यह भी फॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, there exists a non-abelian group of order 26 all of whose proper subgroups are abelian। सबसे पहली बात, 26 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप हो, ठीक है। तो ये देखिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 2 ऑर्डर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स
ऑफ जी। लैग्रांज की थ्योरम से क्या होना चाहिए जी? बाई लैग्रांज थ्योरम शुड बी 13 और 2 और 1, राइट? ये होगा प्रॉपर सब ग्रुप्स का। तो 13 ऑर्डर का तो हमेशा क्या होता है, कोई भी 13 ऑर्डर का सब ग्रुप हो तो साइक्लिक होता है, क्योंकि प्राइम ऑर्डर है, ये भी साइक्लिक होता है, प्राइम ऑर्डर है। और 1 ऑर्डर का तो हमेशा साइक्लिक ही होता है। और कोई भी साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, एबिलियन ग्रुप होता है। इसलिए अगर 26 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है तो उसके सारे प्रॉपर सब ग्रुप्स एबिलियन ही होंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन हमसे पूछा गया है देयर एग्जिस्ट नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 26, तो आपको ये है इंफॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए कि क्या 26 ऑर्डर का कोई नॉन एबिलियन ग्रुप एग्जिस्ट करता है। हाँ, और बहुत जाना पहचाना ग्रुप है D13। D13 का ऑर्डर कितना होता है 26 एंड ये नॉन एबिलियन है, ठीक? तो इसलिए यह ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, let G H are infinite abelian groups and every member of G cross H other than identity has order 7, then G is isomorphic to H। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को सोचते कैसे हैं एग्जाम में, वो हमें होना चाहिए पता। तो देखो, सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि कोई दो इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स तो हम ले सकें जिनके ऑर्डर 7 है हर किसी एलिमेंट के, तो तभी तो उनके प्रोडक्ट के भी जो एलिमेंट्स के ऑर्डर होंगे वो 7 होंगे ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपके दिमाग में जरूर ये ग्रुप तो जरूर आएगा, Z7 क्रॉस Z7 क्रॉस Z7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? इनफाइनाइट कॉपीज ले लिया आपने, इसको आप जी कह लीजिए, क्योंकि ये ग्रुप तो सब लगभग सभी जानते हैं। लेकिन अब जो दूसरा ग्रुप लेना है एच, क्योंकि उसने बोला है कि जी क्रॉस एच में सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर 7 है, ठीक है? तो एच के भी सभी एलिमेंट का ऑर्डर 7 होना चाहिए। अब मैं एच को लूं कैसे? एच को पहले मैं सोचूंगा दोनों डायरेक्शन में ना, कि क्या मैं नॉन आइसोमॉर्फिक ले सकता हूं या फिर आइसोमॉर्फिक ही होगा बाद में। पहले तो हम इसको काउंटर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो आप इसको भी याद कर सकेंगे। Z7x polynomial ring over Z7x, consider it as a additive group, right? As a additive group, इसको एडिटिव ग्रुप की तरह कंसीडर करें, ठीक है? कोई भी दो पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे करते हैं वो आप जानते हैं। लेकिन अब आप जी क्रॉस एच कीजिए, जी क्रॉस एच आप करेंगे तो इसमें भी सभी एलिमेंट का ऑर्डर 7 है, इसमें भी सभी एलिमेंट का ऑर्डर 7 है, तो कोई भी ऑर्डर पेयर होगा तो जी का एलिमेंट एंड एच का एलिमेंट दोनों का 7 7 है, तो एलसीएम 7। सो सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर 7 होगा आइडेंटिटी को छोड़कर, ठीक है? तो क्या अब क्वेश्चन रह जाता है, ये दो आइसोमॉर्फिक है? और ये दो एग्जांपल सोचना बड़ा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल जाने पहचाने ग्रुप है, राइट? तो यह आइसोमॉर्फिक नहीं है। अब वो क्यों नहीं है, सोचिए आप। Z7x is not isomorphic to Z7 cross Z7 cross Z7 infinite copies, right? क्यों? Because this one is uncountable and this one is countable। और अगर ये काउंटेबल अनकाउंटेबल हैं तो कोई वन वन बाइजेक्टिव फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वन वन ऑन टू फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। होमोमॉर्फिज्म में तो फिर दूर की बात हो गई, आइसोमॉर्फिज्म में तो फिर दूर की बात हो गई, है ना? तो इसलिए यह गलत होगा, ठीक है? फॉल्स होगा। अगली बात, सपोज, ये क्वेश्चन है, सपोज G is generated by two elements A B, both has order 2, then G is infinite। G is finite यहाँ पे ऐसा था, ठीक है? G is finite ऐसा मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि ऐसा था, G is finite। तो क्या ऐसा हमेशा होगा कि कोई भी ग्रुप अगर 2 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, दोनों का ऑर्डर 2 है, तो क्या जी फाइनाइट होगा? तो आपने कई 2 एलिमेंट से जनरेट होने वाले ग्रुप देखे होंगे, जैसे डाइहेड्रल ग्रुप्स हैं, उनमें जैसे आप D4 लें, है ना?
तो वो तो फाइनाइट होता है, तो क्या कोई इनफाइनाइट भी हो सकता है? अगर हम इसको काउंटर डायरेक्शन में सोचें कि ये फॉल्स है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए कैसे सॉल्यूशन, क्योंकि D4 में आपने देखा होगा, जब आप D4 भी कई बार स्टूडेंट्स इसमें गलती भी कर देते हैं, उन्हें लगता है कि जैसे ये D4 ही होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। D4 में एक अलग रिलेशन भी होता है उसके अलावा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू ई, और उसके अलावा एक रिलेशन भी होता है, वो भी आप जानते हैं। उस रिलेशन की मदद से उसमें चार ही एलिमेंट आते हैं, लेकिन अगर रिलेशन ना हो तो फिर तो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं क्या? हाँ, देखिए आप ये ग्रुप लीजिए, राइट, Gl2R का सब ग्रुप मैं आपको बता रहा हूं, किससे जनरेट होने वाला? H, A और B से। A आपका क्या है? 0 1 1 0। B आपका क्या है? 0 2 1/2 0, राइट। अब यहाँ पे A 1/A कुछ भी ले सकते हैं, 2 और 1/2 लेना जरूरी नहीं है नॉन जीरो के लिए, ठीक है, नॉन जीरो A ले सकते हैं 2 की जगह कुछ भी। तो A B का अगर आप प्रोडक्ट करें तो क्या आ रहा है आपके पास, वो देख लें पहले, और यह ऑब्जर्व पहले ही कर लें कि A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर इक्वल टू I है, ओके, दोनों का ऑर्डर 2 है। A B को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 0 1, यहाँ आ जाएगा 1/2, राइट, एंड ये 0, यह भी 0, एंड ये 2। तो आप देख पा रहे हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। अब इसकी आइगन वैल्यूज क्या है? 1/2 और 2 है। तो अब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आइगन वैल्यूज कभी भी 0 नहीं होंगी, है ना? तो ये मैट्रिक्स इनफाइनाइट ऑर्डर की आएगी, सॉरी, इसकी आइगन वैल्यूज कभी भी 1 नहीं होंगी। आप अगर इसका स्क्वायर भी करेंगे, क्यूब भी करेंगे, राइट, वो करके देख सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना कोई डिफिकल्ट थोड़ी है। तो इसका ऑर्डर तो इनफाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ ए बी इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब है इसमें जो एक एलिमेंट होगा ए बी बी सी के अंदर होगा, तो एच कंटेन्स, एच क्या कंटेन करेगा? ग्रुप जनरेटेड बाय ए बी। समझ रहे हैं ना आप? ग्रुप जनरेटेड बाय ए बी अलग है, हाँ, और ए कॉमा बी से जनरेट होने वाला ग्रुप अलग है। मैं ए बी प्रोडक्ट कह रहा हूं यहाँ। तो ये तो इनफाइनाइट ग्रुप होगा ना, इनफाइनाइट ग्रुप। तो बस इसका मतलब एच भी इनफाइनाइट है। तो जरूरी नहीं है कि जी फाइनाइट हो, ठीक है। इसका नाम उसने बोला है जी, तो मैं जी ही रख देता हूं, राइट। सो यह भी फॉल्स है। अब अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सपोज H इक्वल टू दिस हाइजेनबर्ग ग्रुप ओवर R, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर ऑफ G। देखिए कोई भी आप A ले लीजिए, हाइजेनबर्ग ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, तो A को आप हमेशा लिख पाएंगे I प्लस एन। एन आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स है। इस वाला पार्ट को आप अलग कर दीजिए, ऐसे आई लिखिए, और दूसरे वाले में जिसमें ए बी सी आएगा और सभी एलिमेंट 0 आएंगे, ठीक है, वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। मान लीजिए कि कोई ए आई नहीं है, राइट। आइडेंटिटी का तो हमेशा फाइनाइट ही ऑर्डर होता है, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा कोई एलिमेंट है, वो मान लीजिए, और इसका ऑर्डर एन है, राइट, एन है। तो यह आई प्लस एन की पावर एन आई के इक्वल होगा। अब इसको बाइनमल थ्योरम से एक्सपेंड कीजिए, तो ये क्या आएगा? एन एन सी वन एन की पावर एन माइनस वन डॉट 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 लास्ट वाला एलिमेंट आई आएगा, राइट, आई इक्वल टू 0, यह आएगा आपके पास, ठीक है। अब आगे की बात रही, लेकिन ओ इसको मैं ऐसे लिखूं, अगर, सॉरी, आई एन सी वन एंड एन सी टू
एन स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये कहीं ना कहीं सम कांस्टेंट इनटू एन सी समथिंग एन टू द पावर k माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा। क्यों? क्योंकि n निलपोटेंट है तो n की पावर k तो 0 होगा ना, तो उससे आगे को टर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो n की पावर k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखें, और ये सॉरी यहाँ पे 0 नहीं बल्कि i है, तो i से i को आप कैंसिल कर दें तो आपके पास ये बच जाएगा। और आपको पता है n की पावर k इक्वल टू 0 है, k मिनिमल है, k इसका इंडेक्स है, तो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल x की पावर k, और x की पावर k है तो k से छोटी डिग्री की कोई भी पॉलिनोमियल n को एनिहिलेट नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ देखो छोटी डिग्री की पॉलिनोमियल n को एनिहिलेट कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, n पक्का 0 होगा। सो दिस इंप्लाइज n मस्ट बी 0। सो अगर n 0 होगा तो a इक्वल टू आपके पास i आ जाएगा। तो इसका मतलब केवल एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है हाइजेनबर्ग वर्ग ग्रुप में, वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर था 1। अब अगली बात, नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिक क्लासेस ऑफ फाइनाइट ग्रुप्स व्हिच हैज एग्जैक्टली 2 कंजुगेसी क्लासेस इज इनफाइनाइट। राइट, तो देखिए जी आपका कोई ग्रुप है जिसके पास केवल 2 कंजुगेसी क्लासेस हैं, तो एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट की कंजुगेसी क्लास होगी, राइट, और दूसरा उसकी कंजुगेसी क्लास होगी। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, 1 प्लस ऑर्डर ऑफ जी माइनस 1, ऐसे होगा ना। तो ऑर्डर को मैं n बोल लेता हूँ जी के, तो ये होगी इसकी क्लास इक्वेशन कुछ ऐसे। लेकिन क्लास इक्वेशन में जो भी टर्म आता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो इट मींस n माइनस 1 डिवाइड्स n, और ये n इक्वल टू 2 के लिए केवल पॉसिबल है और किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा ग्रुप फाइनाइट ग्रुप केवल Z2 हो सकता है, और 2 ऑर्डर का तो केवल एक ही ग्रुप होता है, तो आइसोमॉर्फिक क्लास कितनी होगी, 1 होगी, तो इसलिए केवल 1 होगा, तो ये इनफाइनाइट रॉन्ग है, राइट। अब इसमें मुझे जैसा स्टूडेंट ने बताया नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिक क्लासेस ऑफ फाइनाइट ग्रुप्स ही बोला, कुछ नहीं बोला इनफाइनाइट ग्रुप्स। आई डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्टली द क्वेश्चंस, लेकिन मैं फाइनाइट्स के लिए होगा तो ऐसा होगा, इनफाइनाइट के लिए होगा तो फिर केवल मतलब किसी भी ग्रुप के लिए होगा तो फिर एक से ज्यादा क्लासेस आएंगी। चलिए आगे करते हैं। अब रियल के क्वेश्चन में आते हैं। लेट एक्स बी अ कनेक्टेड मैट्रिक स्पेस व्हाट विथ एटलीस्ट 2 एलिमेंट देन एक्स इज अनकाउंटेबल। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चंस नेट में भी पूछा गया है शायद 2022 में, और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, फेमस ही है ये रिजल्ट। ठीक है, फिर भी मैं इसका बता देता हूँ आपको एक प्रूफ कि ये सही है। पहली बात, ये सही है, और ये लगभग आप मैट्रिक स्पेस में पढ़ते ही पढ़ते हैं। जो भी थोड़ा सा भी मैट्रिक स्पेस अगर आप पढ़ते हैं कनेक्टेड मैट्रिक स्पेस के बारे में, तो ये पक्का पढ़ते हैं। तो आप मान लीजिए इसमें 2 एलिमेंट है, तो उनको ए और बी कहिए। तो एक्स से मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ आर में, राइट। तो वो 2 एलिमेंट कम से कम हैं, तो ए भी उनको कहिए, उससे ज्यादा भी है तो वो मुझे नहीं चाहिए, केवल ए बी। तो फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा हूँ, जो एक्स को कहाँ सेंड करेगा, डी की डिस्टेंस ए के साथ, पॉइंट ए के साथ। अब ध्यान रहे कि डी ए बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स हैं, कुछ और आएगा, एंड डी ए इज इक्वल टू 0। और डिस्टेंस फंक्शन होता है कंटिन्यूअस, राइट, एफ विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन, डिस्टेंस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। देखिए अब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसकी जो रेंज होगी इज कनेक्टेड, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन कनेक्टेड सेट को कनेक्टेड सेट पे मैप करता है। एफ एक्स इज कनेक्टेड एंड एफ एक्स नॉन कांस्टेंट है, सिंगलटन सेट नहीं होगा। सिंगलटन सेट नहीं होगा तो एफ एक्स must be a interval, must be an interval of r, और इंटरवल ऑफ r होगा तो इसमें ये अनकाउंटेबल होगा, राइट। सो एफ एक्स इज अनकाउंटेबल। तो आप कह सकते हैं एक्स से एफ एक्स में आपका एक सर्जेक्टिव फंक्शन आपको मिल गया। रेंज में तो फंक्शन सर्जेक्टिव हो जाता है ना, तो ये सेट अनकाउंटेबल है, तो ये सेट काउंटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि काउंटेबल से अनकाउंटेबल में आप कभी भी सर्जेक्टिव मैप डिफाइन नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए एक्स भी अनकाउंटेबल होना चाहिए। ये है
इस क्वेश्चन का एक प्रूफ, और इसके बहुत सारे प्रूफ होते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने पहले ही करके रखा है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन से है, उसको लिखने में मुझे टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले ही लिख के यहाँ रखा है। तो देखिए कि ए कोई मैट्रिक्स है और वो किसी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के साथ कम्यूट कर रही है, तो ए स्केलर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। ठीक, इसको, ये क्वेश्चन का आंसर करना एग्जाम में मैं नहीं समझता डिफिकल्ट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप पहले ही लगभग पढ़े होते हैं। और कहाँ पढ़े होते हैं? जब आप जीएलएनआर का सेंटर निकाल रहे होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आइडिया तो आपने पढ़ा ही होता है वहां। हालांकि ये उस समय तो मैट्रिक्स क्या होती है, ए बी जीएलएनआर से ही होती है जब आप सेंटर निकाल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ एमएनआर से है, लेकिन आइडिया तो एक ही लगता है। चलिए, तो आप देखो, ये आपकी मान लीजिए n क्रॉस n की कोई भी मैट्रिक्स है, तो ये किसी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के साथ कम्यूट कर रही है। तो मैंने ये डायगोनल मैट्रिक्स ली है जिसमें 1 2 डॉट 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 n है, तो ये इसके साथ भी कम्यूट करेगी, इसके साथ कम्यूट करेगी। तो कैलकुलेशन करने के बाद आप पाएंगे कि आपके पास ऐसा कुछ आ रहा है। और फिर उसके बाद आप कंपेयर करेंगे। देखिए, जैसे 2a12 के इक्वल होना चाहिए। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका 2 टाइम्स उसी के इक्वल होता है? वो 0 है। इसी तरीके से 3a13, तो a13 भी 0 होना चाहिए। और सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपको क्या मिलेंगे? 0 मिल जाएंगे मैट्रिक्स के। तो अब आपकी ए डायगोनल मैट्रिक्स हो गई है, लेकिन वह डायगोनल मैट्रिक्स क्या स्केलर होगी? यह भी हम कंफर्म कर सकते हैं। और ये देखिए कैसे करना है। बी आप वंडर मोड मैट्रिक्स लीजिए। कैसे? ऐसे करें। अब मैंने यहाँ वंडर मोड मैट्रिक्स ली है 1 1 1 2 2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। वो आप जानते होंगे वंडर मोड मैट्रिक्स। तो क्योंकि ये नॉ इनवर्टिबल होती है वंडर मोड मैट्रिक्स भी, अगर ये सारी वैल्यू जिसमें डिस्टिंक्ट होती है तो ठीक है, और जीरो नहीं हो। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप पाएंगे, मैं इसका केवल इस प्रोडक्ट का पहला कॉलम निकालिए और इस प्रोडक्ट का पहला कॉलम भी निकालिए। तो इसका पहला कॉलम इस तरफ से आपका ये आएगा a11 a11, और यहाँ आपके पास a11 a22 डॉट 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 ann आएंगे। तो a11 शुड बी इक्वल टू a11, a11 शुड बी इक्वल टू a22। तो ये डायगोनल के भी सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे? आपके पास इक्वल आ जाएंगे। इसलिए वह मैट्रिक्स स्केलर होनी चाहिए। और आपको पता होगा स्केलर मैट्रिक्स तो हर किसी के साथ कम्यूट करती है, क्योंकि लैम्डा आई से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो कम्यूट करेगी ही, है ना। चलिए, अब अगला क्वेश्चन मेट्रिक स्पेस का है। लेट डी बी एनी मेट्रिक ऑन एक्स a b be सबसेट्स ऑफ x, डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, तो बोला है उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा जीरो नहीं होगी। क्या जीरो भी हो सकती है? ये हमें बताना है। चलिए, तो इसके लिए काउंटर हम आपको देते हैं। ये आपका रियल लाइन है और ये आपका 0 1 इंटरवल ओपन इंटरवल है, और ये क्लोज इंटरवल क्लोज या ओपन भी ले सकते हैं आप। ओपन इंटरवल 1 2 है। इसको आप बी ले लीजिए, इसको आप ए ले लीजिए। ठीक है, अब ए बी के डिस्टेंस 0 है। क्यों है वो देखिए, क्योंकि अगर एस को मुझे 0 लाना है तो मुझे क्या करना चाहिए कि सबसे पहली बात, 0 से बड़ा होगा कोई भी एलिमेंट एस का ना। इन्फिमम 0 है दिखाने के लिए। अगर मैं इन्फिमम कोई भी एलिमेंट ऐड करूंगा तो मेरे पास 0 प्लस एल्फा 0 प्लस एल्फा, तो एक मेंबर एस का मिलना चाहिए जो इस एल्फा से छोटा हो। ऐसे डी एक्स वाई एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि ऐसा एक्स ए में और ऐसा वाई बी में एग्जिस्ट करना चाहिए कि उस डिस्टेंस को मैं किसी भी एप्सिलॉन से छोटा करूं। यही इन्फिमम की डेफिनेशन होती है। आपको पता होगा कि अगर हम इन्फिमम में कोई भी नंबर ऐड करें तो उससे छोटा एक मेंबर हमें सेट का मिलना ही चाहिए। चलिए, अब बताते हैं हम इसको। देखिए, आपका कोई भी एप्सिलॉन है तो यहाँ से आप एक मेंबर और यहाँ से आप एक मेंबर चुन सकते हैं कि उनकी डिस्टेंस किसी भी एप्सिलॉन से आप छोटी कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफिकल्ट नहीं है टू चूज दिस, राइट। 1 के आप कितना ही क्लोज जा सकते हैं, तो 1 के इस साइड में और इस साइड में आप कितना ही क्लोज जा सकते हैं, राइट। जैसे ये मान लीजिए आपका 1 है और ये डिस्टेंस एप्सिलॉन है, राइट।
1 से इधर की ओर एप्सिलॉन डिस्टेंस है, तो आप 1 के काफी क्लोज इधर उधर एलिमेंट्स को चूज कीजिए कि जिनकी डिस्टेंस क्या है, इससे छोटी है, तो इसलिए इन्फिमम 0 ही होगा, राइट। इस केस में तो इसने बोला है 0 नहीं होगा, तो इसलिए यह फॉल्स है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। Consider the following statement about a sequence an of real numbers। क्या है? पहला स्टेटमेंट है कि ये नल सीक्वेंस है, दूसरा है कि एक देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स in such that summation a in इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब क्या है कि ए एन की कोई सबसीक्वेंस मिलेगी कि ए आई एन क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए। चलिए, तो पहली बात देखें कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0 दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, लिमिट की थोड़ा सा डेफिनेशन पहले लिख लें, पहले आप इसको सही है करने का प्रयास तो एटलीस्ट करेंगे ही। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, किसी भी एप्सिलॉन के लिए। तो अब एक सबसीक्वेंस ढूंढनी है हमें, तो कैसे करना है, चूज नहीं, पहले देखिए आप a n को क्या कर सकते हैं, 1 से छोटा कर सकते हैं। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो चूज I1 ले लीजिए ग्रेटर देन m सच दैट ai1 इज लेस देन 1। क्यों? क्योंकि एक स्टेज के बाद सारे an 1 से छोटे हो जाएंगे, तो कोई ले लीजिए आप, उसको नेम दे दीजिए I1। अब दूसरा आपको क्या काम करना है कि अब आपको फिर एप्सिलॉन की जगह 1/2 पुट करना है। 1/2 पुट करेंगे तो आपको एक स्टेज के बाद आप पाएंगे फॉर ऑल एन, इस स्टेज को मैं m0 बोलता हूं, यह an का मॉड्यूलस 1/2 से छोटा है, राइट, लेस देन 1/2 है। तो अब आप क्या करें, चूज I2 सच दैट ये I1 से बड़ा होना चाहिए, राइट। सबसीक्वेंस आपको पता है लेने का तरीका कि सबसीक्वेंस कैसी होती है, राइट। अगर आपने A5 लिया तो फिर अगर आपको सबसीक्वेंस बनानी है A की, तो फिर A4 आप नहीं ले सकते, A6 ही लेना पड़ेगा, आपको ऑर्डर में ही लेना पड़ता है। तो इसलिए मैंने I2 लिया जो ग्रेटर देन I1 है और ग्रेटर देन M0 है। ऐसा पॉसिबल तो है क्योंकि M0 से आगे हम कितने भी नंबर ले सकते हैं, एक जगह I1 भी होगा तो I1 से आगे का चूज करेंगे हम। तो इसी तरीके से रिपीट करते हुए आपको AIN मिल जाएगी कि जो क्या होगा, जिसका मॉड्यूलस पहले मैंने क्या लिया, 1 1/2, फिर क्या लिया, फिर लूंगा 1/3 से छोटा हो, सॉरी 1/4 से छोटा हो, फिर लूंगा मैं 1/9 से छोटा हो। इस तरीके से तो आप पाएंगे कि ये ai का मॉड्यूलस क्या है, 1/n² से छोटा है फॉर ईच n। अगर ये ऐसा है तो बाई कंपैरिजन टेस्ट यह आपकी सीरीज कन्वर्ज करेगी, कन्वर्स। सो हमने एक सबसीक्वेंस ढूंढ ली, या आप कहिए कि एक सीक्वेंस ढूंढ ली in इंटीजर्स की, पॉजिटिव इंटीजर्स की, कि ain आपकी कन्वर्जेंट है, राइट। लेकिन क्या कन्वर्स डायरेक्शन भी ठीक है? अब देखो, तो इसको सही है या गलत है कैसे सोचना होता है। जैसे मैंने ये बोला ना, नल सीक्वेंस पहले तो हमें लिमिट दिया है, तो हम पहले इसको सही करने का प्रयास करेंगे, लिमिट से नहीं हो रहा होगा तो फिर काउंटर ढूंढेंगे। अब दूसरा यह क्वेश्चन आपके पास है, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स आई एन सच दैट, इसका मतलब है कि आई एन इज कन्वर्जेंट। क्या जानते हैं आप सीरीज के बारे में? कन्वर्जेंट है तो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए आई एन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि किसी सबसीक्वेंस की लिमिट 0 है an की, तो आपका दिमाग पक्का कहेगा कि an की लिमिट जरूरी नहीं है 0 है। तो काउंटर के बारे में सोच लीजिए। अगर हम सोचें इसके काउंटर के बारे में, तो देखिए अब काउंटर बनाना भी बड़ा आसान हो गया है कि 1 0 1 0 डॉट डॉट डॉट। अब यह वाली सबसीक्वेंस लीजिए आप, केवल इवन नंबर्स वाली, तो आप पाएंगे कि ये तो कन्वर्जेंट है, 0 आ रहा है सम। लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये तो कन्वर्जेंट नहीं है, इसकी लिमिट तो 0 है ही नहीं, इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती नहीं। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये पहले को इंप्लाई नहीं करता है, लेकिन पहला स्टेटमेंट है वह सेकंड को इंप्लाई करता है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन, एफ एन एक्स इक्वल टू, यह
आपको सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दी गई है, या एफ एन एक्स इक्वल टू यह फंक्शन दिया गया है ईच एन के लिए, साइन एन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स ई टू द पावर एन ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और आपसे यह लिमिट फाइंड करने को बोली गई है। देखिए मैंने इसको पहले से लिख के रखा है, कैलकुलेशन है तो इसलिए क्या करेंगे आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं नोट दैट, और ये डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको बताना भी आवश्यक नहीं है कि ऐसा क्यों है, आप समझदार हैं। इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू है 1 है, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू वगैरह रख के मैंने इसको ऐसे क्या कर दिया है, सैंडविच बना दिया है इसका, राइट। अब देखिए अगर फिर इंटीग्रल ले लिया है मैंने 0 to 1 साइन 1/n हर जगह, और ये बीच में भी इंटीग्रल आएगा, मैं इंटीग्रल मतलब वो लिखा नहीं है, ये आप उस इंटीग्रल को ही आई एन बोलिए, ठीक है। उस इंटीग्रल को मैंने आई एन लिख दिया है। तो अब आप आगे इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल है, सॉल्व इंटीग्रल करेंगे इसका, यहाँ dx लिख दीजिए, यहाँ भी dx लिख दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा, ठीक है। और फिर सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा, और फिर देखेंगे ये दोनों लिमिट्स क्या आ रही हैं, 0 आ रही हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, तो केवल कैलकुलेशंस हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। अब इस साइड की लिमिट भी 0 है, इस साइड की लिमिट भी 0 है, तो फिर लिमिट आई एन क्या होना चाहिए बाई स्क्वीज लेम्मा, 0 होना चाहिए, राइट। चलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, एफ जी 0 1 to r डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स जी एक्स इक्वल टू रूट एक्स साइन एक्स। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक इन द सेंस कि अगर आपने रियल एनालिसिस पढ़ी होगी तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पढ़ी होगी तो इस क्वेश्चन के बारे में आपने पक्का पढ़ा होगा कि एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। एंड जी एक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक्स साइन एक्स के विषय में तो पढ़ा ही होगा, वही आइडिया इसमें लग रहा है और अधिक तो कुछ है नहीं। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है, वो आप पहले से जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ क्यों होता है। ऑन क्लोज इंटरवल 0 इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल 0 इन्फिनिटी को थोड़ा सा मैं ऐसे लिख लूँ, 0 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। अब देखें मैं केवल एफ एक्स की बात कर रहा हूं इस वाले इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में अगर मैं डेरिवेटिव कंसीडर करूं इसका, तो आपके पास आएगा 1/2 रूट एक्स, राइट। 1/2 रूट एक्स आपके पास इसका डेरिवेटिव आएगा, और इसमें ये बाउंडेड है, और आपने पढ़ा होगा कि डेरिवेटिव अगर किसी डिफरेंशियल फंक्शन का बाउंडेड होता है तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है, और ये प्रूव किया जाता है मीन वैल्यू थ्योरम के एप्लीकेशन से, ठीक। और इसमें अगर आप एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स को कंसिडर करें, ये तो कॉम्पैक्ट सेट है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट है। क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट में क्लोज इंटरवल में कोई भी फंक्शन डिफाइन किया गया हो जो बाउंडेड है क्लोज इंटरवल, उसमें वो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होता है, ये कंटिन्यूअस तो है ही, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, दोनों में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, राइट। मिलाकर तो दोनों को मिला दिया, उसमें भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। सो एफ एक्स is uniformly continuous on this interval, right? अब अगली बात करते हैं, gx इक्वल टू रूट एक्स साइन एक्स क्या यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है? इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैं एक रिजल्ट बताऊं कि एक्स एन वाई एन कोई दो सीक्वेंसेस हैं डोमेन में, किसके, जहां फंक्शन डिफाइन किया गया है कि इसको सेटिस्फाई करती है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स एन माइनस वाई वन टेंस टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो यह इंप्लाई करेगा एफ एक्स एन माइनस एफ वाई एन मस्ट टेंड टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, राइट। तो इसका प्रयोग करते हुए, इसका यूज करते हुए मैं दिखाऊंगा कि आपको यह यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, वह देखिए क्यों। क्योंकि एक्स एन इक्वल टू आप लें एन पाई, ओके, एंड एक्स वाई एन इक्वल टू आप लें एन पाई प्लस 1/n। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करें और उसका मॉड्यूलस लें तो आपके पास 1/n आएगा, और 1/n तो 0 की ओर ही जाता है जैसे n इन्फिनिटी की ओर जाए। अब
फंक्शनल सीक्वेंसेस को देखते हैं। रूट एन पाई साइन एन पाई माइनस रूट एन पाई प्लस 1/n साइन एन पाई प्लस 1/n। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसको सॉल्व करके लिखूं तो ये क्या आएगा मेरे पास, मॉडुलस भी हटा दूं, चलिए मॉडुलस अभी रखता हूं फिलहाल के लिए, एन पाई प्लस 1/n cos 1/n, राइट। cos 1/n क्यों, क्योंकि साइन एन पाई प्लस 1/n प्लस माइनस cos 1/n जो भी होगा, लेकिन उसका मॉडुलस करेंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो अब यह डज नॉट टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। क्यों, आप देख सकते हैं cos 1/n एन इन्फिनिटी होगा, ये जीरो होगा तो ये 1 हो जाएगा, और इधर वाली क्वांटिटी ये भी जीरो होगा, लेकिन ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ये वाला टर्म, तो इसलिए यह यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, नॉट यूसी एंड यूसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। Suppose fg continuous functions on R such that sum of their squares is uniformly continuous. So either f और g is uniformly continuous. इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहली बात तो देखिए, आप कुछ काउंटर लेने का प्रयास करेंगे, काउंटर लेने का प्रयास करेंगे। अगर आपने टीएफआर के पी वाई क्यू भी सॉल्व किए होंगे तब भी मुझे नहीं लगता है कि डिफिकल्ट होगा आपके लिए इसका काउंटर ले आना, क्योंकि बड़ा आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। तो पहले तो आप ये देखिए कि कोई दो फंक्शन का स्क्वायर करके यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन आ सकता है कि दोनों नॉन यूनिफॉर्म हो। ठीक है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन आप ला सकते हैं। तो ऑब्जर्व करें, cos e टू द पावर x का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर e टू द पावर x इक्वल टू 1 होगा। अब मैं इसको जानबूझकर लिख रहा हूँ cos e टू द पावर x को ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये टीएफआर में पहले भी पूछा जा चुका है कि cos e टू द पावर x नॉन यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता भी होना चाहिए कि यूनिफॉर्म, कुछ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शंस के एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, तब तो आप कर सकोगे। तो देखिए, यह यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होता है, और इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हैं ठीक ऐसे ही कुछ सीक्वेंसेस लेके, राइट। लॉग एन, लॉग एन प्लस 1, इस टाइप से एडजस्ट करके कुछ लेकर आप प्रूव कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से cos e टू द पावर x is not uniformly continuous, and similarly sin e to the power x is not uniformly continuous. Both are not uniformly continuous, but their sum is 1, uniformly continuous. Okay, fine, so we are done with this. अब 22वां क्वेश्चन, और यही लास्ट क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में। इतने क्वेश्चंस मुझे स्टूडेंट्स ने बताए थे, तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करें। देखिए, आपको बोला है कि bn एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की, सच दैट उसकी लिमिट 0 इन्फिनिटी है। तो यह लिमिट के बारे में आपसे पूछा गया है। नीचे ऑप्शन है कन्वर्जेंट टू 0, कन्वर्जिंग टू 1, कन्वर्जिंग टू -1, नॉट कन्वर्जेंट। तो क्या है ये 1/bn सीक्वेंस जो बन रही है, bn b1/1 b2/2 स्क्वायर डॉट 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 bn/n स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए जल्दी से bn इक्वल टू n ही लें, केवल मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू इन्फिनिटी, सॉरी डाइवर्जिंग टू इन्फिनिटी, तो आप देखेंगे कि 1/n, उस केस में ये जो लिमिट आपको निकालनी है ये क्या बन जाएगी, 1/n b1/2 स्क्वायर, राइट। सॉरी सॉरी सॉरी, b1 तो फिर 1 हो जाएगा ना, और b2 2 हो जाएगा, 2/2 स्क्वायर यानी कि 1/2, और v3 1/3 डॉट 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 1/n, राइट। इसकी लिमिट आपको निकालनी है, तो
इस n को यहाँ रख दीजिए और आप को अगर कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स याद है तो इसकी लिमिट भी आप समझ गए होंगे क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यह ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यह ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यह ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसलिए यह करेक्ट होगा केवल।